नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। मराठा सैन्य परिदृश्य के बारे में दिया है। अगर इसे इंग्लिश में बोले तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार द्वारा 2024-25 के चक्र में यूनेस्को के जो सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल है उसमें नॉमिनेट्स कर दिया गया है किसको? मराठा सैन्य परिदृश्य के बारे में। इसके बारे में जानते हैं। जो मराठा सैन्य परिदृश्य यानी कि जो किलेबंदी की गई है इसके बारे में जानते हैं। जो मराठा सैन्य परिदृश्य है इसकी कल्पना छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था 1670 ईस्वी में। 1670 ईस्वी में किया था। 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में ये निर्मित किया गया था मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा शासकों द्वारा परिकल्पित यह एक असाधारण किलेबंदी है। ये एक असाधारण रूप से किला है, उसको किलेबंदी किया गया है। यह एक सैन्य प्रणाली का भी रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करती है। तो आइए जानते हैं कि जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है इसके नामांकन की 3 श्रेणियां हैं। एक तो है सांस्कृतिक, एक सांस्कृतिक है, और दूसरा है प्राकृतिक है, और तीसरा है मिश्रित श्रेणी में। तो इसे सांस्कृतिक परिदृश्य में शामिल किया गया है जो मराठा सैन्य परिदृश्य है। तो और भी अगर इसके बारे में कुछ जाने तो इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे कि इसमें पहाड़ी किले हैं, सालर है, शिवनेरी है, लोहागढ़ रायगढ़ है, और जिंजी किला है, पहाड़ी जंगल भी है इसमें। ये सब सारी चीज़ इसमें है। भौगोलिक वितरण महाराष्ट्र और तमिलनाडु का जो विविध क्षेत्र है इस किले के अंतर्गत ही आ जाता है। इसके अद्वितीय सैन्य विरासत है। जैसे मराठा साम्राज्य की जो युद्ध रणनीति है उसमें वैश्विक महत्व था। इसमें 2021 में इसे विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। अस्थायी सूची में शामिल किया गया था 2021 में। अभी इसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में 2024-25 का जो चक्र चलता है उसमें नॉमिनेट कर दिया गया है। इसका जो रणनीतिक महत्व था कि मुगलों और यूरोपीय शक्तियां थी उसको तटीय रूप से डिफेंड करने के लिए ये किला काफ़ी कारगर पड़ता था। तो आइए और भी जानते हैं। भारत में टोटल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो 42 है। भारत में टोटल 42 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें जो 34 है वो सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, और उसमें से जो 7 हैं वो प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं, और उसके बाद एक मिश्रित है जो कांजीरंगा है। एक मिश्रित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। महाराष्ट्र में कुछ सांस्कृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसको अजंता गुफाएं हैं, एलोरा गुफाएं हैं, एलिफेंटा है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, और उसके साथ साथ मुंबई का जो विक्टोरिया गोथिक है और आर्ट डेको है ये इसमें शामिल किया गया है। वहीं प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, यहाँ तक जो पश्चिमी घाट फैला हुआ है इन सब एरिया को इसे प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। भारत में आर्थिक विकास और असमानताओं के बारे में दिया है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है आर्थिक विकास और असमानताओं के बारे में। इसमें कुछ चुनौतियां दिया है और कुछ इसका महत्वाकांक्षी अनुमान है उसके बारे में भी बताया गया है। भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में जान लेते हैं। भारत की जो हालिया आर्थिक वृद्धि है यानी कि 2022-23 भारत की 2022-23 की जो आर्थिक वृद्धि है 6.9% है। 6.9% है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो घरेलू डिमांड्स है भारत की वो अभी अधिक है, और भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहा है यानी कि जो बुनियादी ढांचा बन रहा है उसमें जो निवेश हो रहा है इसके कारण भी भारत की जो आर्थिक वृद्धि है वो बढ़ रही है लगातार। इसके साथ साथ यह भी अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 तक जो अनुमान है वृद्धि है वो 7.3% तक होने का अनुमान लगाया गया है कि 7.3% तक भारत की वृद्धि हो सकती है। और इसके बाद ये भी बताया गया है कि वैश्विक जो जीडीपी रैंकिंग है इसमें भारत की अभी जो रैंकिंग है फिफ्थ स्थान पर बनी रहेगी। भारत यानी कि 5वां विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमी बना रहेगा, क्योंकि भारत की कितनी बड़ी इकोनॉमिक्स है 3.7 ट्रिलियन डॉलर तक भारत की इकोनॉमिक्स है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2035 तक भारत का जो इकोनॉमिक्स है वो 10 ट्रिलियन डॉलर्स तक हो जाएगा। 10 यानी कि 10 ट्रिलियन डॉलर तक भारत की इकोनॉमिक्स
हो जाएगी और जो 2027 तक भारत को विकसित देशों में कन्वर्ट कर देगा, यानी 2047 तक, सॉरी 27 नहीं 47 तक उम्मीद है कि भारत विकसित देशों में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था इसके बारे में। आइए असमानताओं के बारे में, कुछ सिचुएशन के बारे में देखेंगे। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है SBI रिपोर्ट्स के नाम से, SBI रिपोर्ट के नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। भारत में आय असमानताएं कम हुई है। इसके द्वारा बताया गया है कि जो भारत में आय है, जो इनकम इनइक्वालिटी थी वो कम हुई है। इसका रीजन कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है, गतिशीलता है, वो बढ़ी है भारत में। जैसे कि जो मध्यम वर्ग है इनकी संख्या बढ़ी है, मध्यम वर्ग की जो संख्या है बढ़ी है, इसमें सकारात्मक वृद्धि देखने को मिला है। और जो गिनी गुणांक होता है, गिनी गुणांक यानी कि जो आय असमानताओं के बारे में एक मापक पैरामीटर से गिनी गुणांक, वो भी कम हुआ है। कैसे कम हुआ है? वर्ष 2014-15 में, 2014-15 में ये गिनी गुणांक कितना था? 0.472 था। अभी कितना घटकर आ गया है 2022-23 में? 2022-23 में घटकर आ गया है 0.402, यानी गिनी गुणांक कम हुआ है। जब गिनी गुणांक 0 रहता है तो समानता अधिक होती है, पूर्ण समानता होता है। जब गिनी गुणांक 1 हो जाता है तो इसे बोलते हैं पूर्ण असमानता, इसे पूर्ण असमानता बोलते हैं, 0 को पूर्ण समानता बोलते हैं। यानी गिनी गुणांक जितना कम होगा उतने ही जो असमानता है वो कम होगी। तो ये था इसके बारे में। 2023 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 125 देशों में 111वां स्थान मिला है। इसमें बाल अपक्षय की जो उच्चतम दर है उसको भी दिखाया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत को 2023 में 111वां स्थान मिला है 125 देशों में। जो जेंडर असमानता के बारे में दिया है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसमें भारत को 146 देशों में 127वां स्थान मिला है। इसमें लापता महिलाओं के मुद्दे को सामना करना पड़ा था भारत को। तो भारत का जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है 2023 में 146 देशों में 127वां मिला है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 125 देशों में 111वां रैंक मिला है। अगली न्यूज है सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में दिया है। टोयोटा एक कंपनी है, इसके द्वारा एक टारगेट सेट किया गया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन का, यानी कि अगली पीढ़ी का सॉलिड स्टेट बैटरी लॉन्च करने वाला है अगले 3 सालों में। अगले 3 सालों में सॉलिड स्टेट बैटरी लॉन्च करने वाला है टोयोटा के द्वारा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? ये जो अपना व्हीकल्स है, मतलब कि जो गाड़ी है उसमें डबल सेट देने वाला है। डबल सेट्स की मतलब कि इसमें डबल बैटरी लग सकती है, इसमें डबल बैटरी लग सकती है। एक सॉलिड स्टेट बैटरी, एक लिथियम आयन बैटरी लग सकती है। अगर इसमें कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा? ब्रेक थ्रू टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। जो ब्रेक थ्रू टेक्निक है, इसके कारण से जो लिथियम आयन बैटरी है इसकी तुलना और इसकी रेंज है ये काफ़ी बढ़ जाएगी। और इससे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन है, इसमें एक क्रांति आ सकती है। तो आइए इसके बारे में कुछ खासियत के बारे में देखते हैं। लिथियम आयन बैटरी और उसके बाद जो सॉलिड स्टेट बैटरी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले जानते हैं। तो लिथियम आयन बैटरी जो होता है इसमें एक सेपरेटर्स लगा होता है, प्लस उसके साथ इसके कार्य करने की जो प्रक्रिया है वो सेम है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और एक सेपरेटर्स लगा होता है। अब वही जो सॉलिड स्टेट बैटरी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि लिक्विड फॉर्मेट जो होता है, तरल पदार्थ होता है, इसमें ये सॉलिड स्टेट में रहता है। जो सॉलिड स्टेट बैटरी इसमें सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन जो उनकी चार्जिंग की प्रक्रिया है सेम होती है। जैसे कि लिथियम आयन बैटरी है, जब बैटरी चार्ज होती है तो जो इसका आयंस होता है वो एनोड की तरफ जाता है, और उसके बाद जब डिस्चार्ज होती है तो जो इसके आयंस हो कैथोड्स की तरफ जाते हैं। वहीं सेम सॉलिड स्टेट बैटरी में भी है। तो कार्य सिद्धांत इनके सेम है, लेकिन इसकी क्वालिटीज दोनों में थोड़ा अलग है। अगली न्यूज है लाफिंग बुल के बारे में दिया है। यहाँ पर लाफिंग बुल एक पक्षी है, चर्चा में क्यों आ गई है? उत्तरी अमेरिका का ये मूल निवासी है, नॉर्थ अमेरिका का ये मूल निवासी पक्षी है लाफिंग बुल्स। ये भारत में इसे पहली बार देखा गया है, इसलिए चर्चा में आ गया है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है, भारत में जो कुल पक्षी प्रजातियां हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है। पक्षी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में जो पक्षियों की प्रजातियां हैं वो बढ़ रही है। इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसकी विशेषता यह है कि ये हंसने के लिए फेमस है, मतलब इनकी जो आवाज़ होती है, जो इसकी बोलने की आवाज़ होती है वो हंसी जैसी होती है। जैसे मनुष्य हंसता है वैसे इसकी आवाज़ निकलती है, तो हंसी जैसी आवाज़ है, इसलिए ज़्यादा फेमस है। ओमान के बारे में देखेंगे, ओमान चर्चा में क्यों आ गया है।
हाल ही में भारत के जो ओमान है, ओमान की जो राजधानी है मस्कट ओमान की राजधानी है। ओमान में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर संयुक्त रूप से भारत ओमान का संगीत का प्रदर्शन किया गया था भारतीय दूतावास में। इन सब सारी चीज़ों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक्स पर ट्वीट करके बधाई दी गई है। तो आइए जानते हैं एक ओमान का लोकेशन देखते हैं। यहीं पर है गल्फ ऑफ ओमान, यहीं पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जो पर्शियन गल्फ को जो गल्फ ऑफ ओमान है इसको कनेक्ट करता है। यहाँ पर यूएई है, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, और यहाँ पर ईरान है। ईरान को और यूएई से सेपरेट्स करता है। तो ये है हॉर्मुज स्टेट की क्वालिटीज़। और भी इसके बारे में, इसकी राजधानी मस्कट है वो तो देख ही लिए आप। इसमें जो रेंज है, बहुत सारे रेंज है, ऊंचे जो उबड़ खाबड़ रेंज पर्वतमाला यहाँ पर मिलती है, और इसके अधिकांश रेंज है जो 4800 फीट से ऊपर ऊंचाई तक पहुँचता है। इसकी जो आधिकारिक भाषा है, ये आधिकारिक भाषा है अरबी भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। इसके आंतरिक भाग में जलवायु गर्म और शुष्क है, और तट के पास गर्म और आर्द्र जलवायु है। जो ओमान है यहाँ के लोग ज़्यादातर शहरी जीवन व्यतीत करते हैं, हालांकि कुछ एरिया में ये लोग ग्रामीण बस्तियाँ देखने को मिलती है। एक है डेक्कन ऑल मगजी के बारे में दिया है। हाल ही में डेक्कन ऑल मगजी को जीआई टैग मिला है। तो ये जो डेक्कन ऑल मगजी है क्या है, जिसे जीआई टैग हाल ही में मिला है, तो ये एक मिठाई है, उड़ीसा में बनती है। ये भैंस के दूध का जो पनीर होता है उससे बनाई जाती है। इसमें अद्वितीय पोषण गुण है या मूल्य है, इस कारण से यह ज़्यादा जानी जाती है। कहा यह भी जाता है कि ब्रिटिश काल के दौरान ही हजारों लोग पशुपालन, विशेषकर भैंस पालन के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे थे। यह क्षेत्र भैंस के दूध के उत्पादन के लिए आंतरिक क्षेत्र था, और दूध और दही के बाद पनीर तीसरा प्रोडक्ट्स हुआ करता था। तो पनीर से क्या करते हैं, सबसे पहले जो नमी है उसे निकाल लेते हैं, अंत में इसमें मिश्रण मिलाकर इसे गोल गोल बांध देते हैं। तो ये है डेक्कन ऑल मगजी। तो ये अपने विशेष गुण के लिए जानी जाती है। तो हाल ही में इसे जीआई टैग मिला है जो उड़ीसा के अंतर्गत पाई जाती है। आज के लिए इतना ही है।